हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त स्टोरी बाजी वाला। आज मैं सुनाने जा रहा हूँ लेखिका कावेरी भट्ट जी की लिखी हुई कहानी जंगल में वो 2 दिन, पार्ट 6। बहुत दिन से ये अधूरी कहानी पड़ी थी, टाइम न मिलने की वजह से मैं इसको पूरी नहीं कर पाया। कोशिश करता हूँ आज इसको पूरी करता हूँ कुछ भागों में। अब आगे। स्मिता और सूरी जब वाहन के निकट आ गए तो उत्तेजना से भागने लगे। स्मिता ने हाँफते हुए कहा, सूरी के पीछे एक जंगली भैंसा पड़ गया था। मैंने उसे पेड़ पर बैठा पाया। जब उसने अन्य बच्चों की ओर देखा तो उसकी आवाज़ धीमी हो गई। कुछ गड़बड़ है, उसे लगा। भीजी पीली लग रही थी। दिलीप चुप था। लैला की आंखें लाल और सूजी हुई थी। लगता था वह रोती रही है। स्मिता ने पूछा, क्या हुआ? बीजी ने धीमे स्वर में कहा, अंकल अंकल की हालत खराब है। वह बेहोश हैं और हम उन्हें होश में नहीं ला सके। बीजी भावुक हो कांप उठी। लगता है उन्हें सिर में काफी गहरी चोट लगी है। कल तो हालत इतनी बुरी नहीं थी। स्मिता बोली, कोई ज्यादा जख्मी नहीं थे और वह बातें भी कर रहे थे। बीजी बोली, लगता है रात से हालत बिगड़ गई है। कभी कभी ऐसा होता है। मैंने अपने पिताजी की एक मेडिकल पुस्तक में पढ़ा था, किसी चोट से खोपड़ी में खून एकत्र हो जाता है। यह दिमाग पर दबाव डालता है और व्यक्ति अनिद्रा या बेहोश हो जाता है। यदि उसका जल्दी से इलाज न हो तो मामला गंभीर हो जाता है। बच्चे एक दूसरे को गंभीर मौन हो देखने लगे। उन पर एक के एक बाद दूसरी समस्या आ रही थी और यह सबसे भयंकर थी। लैला ने सिसकते हुए पूछा, क्या अंकल मर जाएंगे? नहीं लैला, हमें जल्दी करनी चाहिए। विनय हमारा इंतजार कर रहा होगा। एक बार हम अंकल को यहाँ ले आए तब रास्ता ढूंढकर सहायता के लिए जा सकते हैं। स्मिता ने पूछा, स्ट्रेचर के बिना अंकल को उठाएंगे कैसे? सब कुछ देर चुप्पी साधे सोचते रहे। बिजी बोली, हम लैंड रोवर की पिछली सीटों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वह लंबी और मजबूत है। यदि हम दोनों को साथ मिला कर बांध दे। वाह, क्या कमाल का विचार है। दिलीप चिल्लाया, इसी की तो जरूरत थी। उसने लैंड रोवर का पिछला दरवाजा खोला और सीटें निकाल ली। सूरी, मुझे रस्सी ला दो। उन्होंने दोनों सीटों को अलग बगल रखकर सावधानी पूर्वक रस्सी से बांध दिया। अब हमें तो मजबूत लंबे बांस चाहिए। लैला, सूरी, चलो ढूंढे। आधा घंटे बाद स्ट्रेचर तैयार था। 3 फीट चौड़ा और करीब करीब अंकल देव जितना लंबा। दिलीप ने संतुष्ट भाव से कहा, यह ठीक रहेगा। स्मिता, क्या हम तुम्हारा स्लीपिंग बैग इस्तेमाल कर लें? जरूर, स्मिता ने कहा। उसने स्लीपिंग बैग को स्ट्रेचर के ऊपर बिछा दिया और उस पर चादर व कंबल भी डाल दिए। वह बोली, जल्दी करो, विनय को चिंता हो रही होगी। उन्होंने स्ट्रेचर को कंधे पर उठाया और गड्ढे की तरफ चल पड़े। उन्होंने विनय को कैप्टन देव के पास बैठा पाया और चेहरे पर चिंता के भाव थे। बच्चों ने झुककर जमीन पर निस्पंद पड़ी आकृति को देखा। यह कैसे हैं? वही हाल है। हमें इन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर ले जाना पड़ेगा, इससे इनका सही इलाज हो सके। दिलीप ने गर्व से कहा, हमने लैंड रोवर की सीटों से स्ट्रक्चर बनाया है। चलो इन्हें इस पर लिटा दो। कैप्टन देव भारी शरीर के थे, मगर बच्चों ने किसी तरह से उठाकर उन्हें स्ट्रेचर पर डाल दिया। लेकिन उन्हें उठाकर ले जाना इतना आसान नहीं था जितना बच्चों ने समझा था। दिलीप और लैला
स्मिता सिर की तरफ वाला हिस्सा उठाए हुए थे। बीजी और विनय ने पैरों वाला हिस्सा थाम लिया। वे स्ट्रेचर से बाहर लटकते उनके पैरों को भी सहारा दे रहे थे। सूजी और मदद करना चाह रहे थे, मगर वे सहायता के बजाय अड़चन ज्यादा बन रहे थे। सारे रास्ते बहुत श्रम करना पड़ा। उन्हें वाहन के पास पहुंचने में काफी समय लगा। जब अंत में उन्होंने स्ट्रेचर को लैंड रोवर के निकट जमीन पर रखा, तब सब बहुत बुरी तरह थक गए थे और हाँफ रहे थे, सिवाय विनय के। उसने कैन से पानी लिया, मुंह पोंछता हुआ वापस आया। कुछ मिनट आराम करके अपनी चीजें संभालो और फिर यहाँ से चलें, उसने कहा। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? दिलीप बोला और जमीन पर पसर गया। भूखे पेट चलने से कोई लाभ नहीं। चलने से पहले खाना पकाएं और खाएं। विनय ने गुस्से से पूछा। और इस बीच अंकल को मरने दें? ऐसा नहीं हो सकता। हम अभी चल रहे हैं। बेवकूफ मत बनो विनय, दिलीप ने तर्क किया। ऐसा नहीं हो सकता। हमारे पास उन्हें उठाने के लिए शक्ति नहीं बची है। हम भूख से इधर उधर गिर जाएंगे। तुम अंकल के जीवन से अपनी भूख की ज्यादा परवाह करते हो, विनय ने गुस्से से कहा। दिलीप भी उत्तेजित हो उठा। वह भी कैप्टन देव की उतनी ही परवाह करता था जितनी बाकी सब। वह तो सिर्फ वही करना चाहता था जो सबसे अच्छा हो। वह खड़ा हो गया। यदि तुमने सड़क पहचानने में गलती न की होती तो अंकल ठीक ठाक रहते। विनय को यह बात खटक गई। उसने होठ काट कर मुंह मोड़ लिया। वह चिंता के कारण स्पष्ट रूप से सोच नहीं पा रहा था। अंदर ही अंदर वह गुस्सा और दुखी हो रहा था, और सबसे बढ़कर उसे अंकल के जीवन के बारे में चिंता थी। सड़क के बारे में कोई भी गलती कर सकता था, स्मिता बोली। उसे भूल जाओ अब। मेरे ख्याल में भी यही ठीक रहेगा कि पहले खाना खा ले फिर चले। बाकी सब ने भी सिर हिलाकर अपनी सहमति जताई। बीजी अपने जुड़वा भाई के पास गई और कंधे पे हाथ रखा। विनय, जरा समझो, तुम थके हो और वैसे ही हम सब भी थके हुए। खाना बनने में हमारा हाथ बटाओ। विनय ने कंधे उचकाए और मुड़कर कहा, अगर सबका यही विचार है तो ठीक है। बीजी ने स्टोव निकाल कर उसमें मिट्टी का तेल भरना शुरू किया। हम आमलेट बना लेते हैं और दलिया, वह बोली, और बाद में चाय। स्मिता, जरा अंडे फेंटने में मेरी सहायता करो। 12 अंडे ले लो। यह रहा फेंटने का बाउल। नमक और काली मिर्च भी डाल दो। मैं लड़कों को आग जलाने के लिए कहती हूँ। स्मिता मुंह बनाए खड़ी रही। वह तो पानी उबालना भी नहीं जानती थी। आमलेट की तो बात ही क्या। वह घर में एरोसाई घर में सिवाय यह कहने के कि उसे भूख लगी है, काम के लिए कभी खुशी ही नहीं थी। उसने अंडे ले लिए, मगर अजीब दृष्टि से उन्हें देखने लगी। वह नहीं जानती थी कि उन्हें कैसे तोड़े, लेकिन पूछने में भी उसे शर्म आ रही थी। उसने पैन के किनारे से टकरा कर पहला अंडा तोड़ा। वह टपक कर नीचे फैल गया। उसे साफ करना पड़ा। दूसरे अंडे को तोड़ा तो छिलका उसमें आ गया। यह अंडे हैं या मुसीबत? वह आशा कर रही थी कि किसी ने उसके अटपटेपन को देखा न हो। अंडों की तो कोई गलती नहीं है मिस नाजुक, मुझे अपनी सहायता करने दो, विनय ने मुस्कुरा कर कहा। उसने शर्म से लाल हुई स्मिता को दिखाया कि अंडे कैसे तोड़े जाते हैं और आमलेट के लिए उन्हें कैसे फेंटा जाता है। काश हम माचिस लाए होते, स्मिता ने कहा। अब हमें फायर ड्रिल में समय नष्ट करना होगा। यही है कैंपिंग की असली नियम। अंकल कहते थे कि आग अपने आप जलानी चाहिए। सूजी बोला, माचिस तो पिकनिक का मजा किरकिरा कर देती है। दिलीप बोला, हमने पहले भी स्काउट कैंप में इसी तरह किया था, शायद इस समय भी
बात बन जाए। उसने एक पतली छड़ी का एक हिस्सा छीलकर नुकीला बना दिया। तब उसने अपने थैले से एक मजबूत रस्सी निकाली और उसे छड़ी के सिरे पे लपेट दिया। फिर उसने नुकीले सिरे को लकड़ी से फट्टे में बने सुराग में रख दिया। छेद विनय ने किया था। रेडी? विनय ने फट्टे को दोनों हाथ से स्थिर कर दिया। दिलीप ने नुकीली छड़ी को फट्टे के छेद में घुमाना शुरू किया। डोरी खुल गई। छड़ी तेजी से घूमने लगी मानो लट्टू हो। जब उसकी उंगलियां दर्द करने लगी तो विनय डंडी को घुमाने लगा। यह क्रिया उन्होंने कई बार दोहराई और थक कर इसे छोड़ने वाले थे कि लकड़ी से चिंगारियां निकलने लगी। वीजी ने एक छड़ी मिट्टी के तेल में भिगोकर तैयार रखी हुई थी। जैसे ही लपट निकली उसने छड़ी आगे कर दी। जल्दी स्टोव जल उठा। स्टोव में से नीली लपटें निकलने लगी। वाह, मजा आ गया, आखिर हम खाना खा सकेंगे। सूरी मुस्कुराया। बीजी, खाना बनाने में कितनी देर लगेगी? काम में टोका टोकी करके मेरा समय नष्ट ना करो। बीजी ने बड़ों जैसी दृष्टि डालकर कहा। पहले ही काफी देर हो गई है और हमें अभी काम आरंभ भी नहीं किया है। सूरी एक लंबी सांस लेकर वहां से दूर चला गया। बीजी सदा व्यस्त दिखाई देती थी, मानो जमीन पर यह उसका आखिरी घंटा हो। सूरी ने बैठने के लिए एक चट्टान ढूंढ ली और बैठ गया। कम से कम उन्हें मुझे भैंसों से छुटकारा पाने पर शाबाशी तो देनी चाहिए थी। हीरो की तरह स्वागत तो दूर, किसी ने पीठ ठोक कर इतना भी नहीं कहा, सूरी बहुत बहादुर लड़का है। लैला भी वहां आ गई और आलथी पालथी लगाकर जमीन पर बैठ गई। अभी अभी नाराज स्मिता ने उसे चीनी के टिन में हाथ मारने के कारण वहां से भगा दिया था। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो एक अमीर होटल मालिक से विवाह करूंगी, उसने सोचते हुए कहा। तब मैं बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें रोज खाऊंगी, डोसा, समोसे, केक और आइसक्रीम। मुंह में पानी आने वाली इन चीजों का नाम ना लो। सूरी ने कराकर अपना पेट पकड़ा। अभी तो आमलेट और दलिया ही काफी है। सूरी, मुझे भैंसे के बारे में बताओ, लैला बोली। क्या वह इतना सा बड़ा था? उसने अपनी बाँ फैलाकर कहा। इससे 10 गुना बड़ा था, सूरी बोला। उसके बारे में सुनना चाहती हो? लैला ने सिर हिलाकर सहमति जताई। अपनी ढोड़ी हथेलियों में टिकाकर वह सुनने को तैयार हो गई। सूरी जब उसे भैंसे के बारे में बता रहा था तो घटनाओं में उसकी अपनी बहादुरी के कारनामे भी शामिल हो गए। उसके बाद समाप्त करने पर लैला ने कहा, मेरे ख्याल में तुम बहुत ही बहादुर हो। नहीं, यह तो कुछ भी नहीं था, सूरी ने कंधे उचकाकर कहा। यदि मेरे पास बंदूक होती तो मैं भैंसे को सबक सिखा देता। बीजी ने पैन में तेल गर्म कर लिया और उसमें फेंटे हुए अंडों का घोल डाल दिया। जितना भी हो सका उसने अंडों के छिलके निकाल लिए। आमलेट बन जाने पर उसने दलिया बनाया, उसमें गांठें पड़ गई। उसने जोर जोर से कलछी चलाई, उसमें गांठें छूट जाएं, मगर सफल ना हुई। जब सब खाने बैठे तो इतने भूखे थे कि सब कुछ चट कर गए, बर्तन तक साफ कर दिया। चाऊ ने अपना हिस्सा खूब मजे से खाया। चाय लाइट थी मगर बीजी ने ज्यादा मीठा डाल दिया था। स्वाद बढ़ाने के लिए सबने मजे से पी। पेट में खाना पड़ जाने से सबको अच्छा लग रहा था। बीजी बोली, यदि अंकल भी होश में आकर कुछ ले लेते तो कितना अच्छा होता। जहाँ अंकल लेटे थे वह वहाँ गए और हाथ पकड़कर नब्ज देखने लगी। अंकल हिले और कराते हुए आंख खोल दी। अंकल, अब आप कैसे हैं? बीजी ने पूछा। बुरा हाल है, वह बोले, बस नींद ही नींद आ रही है। वे सब अंकल को जगा देख उनके चारों ओर एकत्र हो गए। आप कुछ खाना ले लीजिए अंकल।
चाय पानी, मुझे थोड़ा पानी दो, उन्होंने बड़ी थकी आवाज में कहा। विनय ने पानी का गिलास होठों पर लगा दिया। उन्होंने 2-4 घूंट पिए और फिर लेट गए। उन्होंने चहो बच्चों को देखा जिनके चेहरे पर थकावट, घबराहट और चिंता स्पष्ट थी। बहादुर बच्चों, वह बोले, मुझे तुम पर गर्व है। हम आपको स्ट्रेचर पर ले चलेंगे और कैंपिंग स्थल को ढूंढने की कोशिश करेंगे, दिलीप बोला। अंकल को जागता और बोलता देखकर उसे बहुत राहत मिली थी। हम आपको जल्दी डॉक्टर के पास ले चलेंगे, अब चलें? कैप्टन देव ने स्वीकृति के रूप में सिर हिलाया और फिर सो गए।